एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आ गए हैं हम आज एक न्यू चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1, द इंडियन इकोनॉमी ऑफ द एवी ऑफ द इंडिपेंडेंस। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जो है इंडियन डेवलपमेंट की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 का। ओके, सो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका हमने एक पार्ट यानी 4 चैप्टर्स मिला के एक पार्ट था नेशनल इनकम, उसे हमने फुली कंप्लीट कर लिया है विथ नोट्स के साथ। ओके, और उसके बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने शेयर कर दिए हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब उसके बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपने हमारे भारत के बारे में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमनली सुनी होगी कि जो हमारा देश है एक टाइम में वो क्या था, सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, हाँ ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाता था, पर आपने कभी ये सोचा है कि उसके क्या रीज़न होंगे, किस रीज़न की वजह से जो हमारा भारत देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, तो उस रीज़न को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक टाइम था जब ब्रिटिश के लोग आने से पहले, यानी जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर कब्जा नहीं किया था, ब्रिटिश के आने से पहले जब हमारी जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। मतलब वो किसी पे निर्भर नहीं थी, किसी पे डिपेंड नहीं थी, किसी अदर कंट्री पे डिपेंड नहीं थी। वो अपना ही प्रोडक्शन करती थी, अपना ही पेट भरती थी। मतलब जो उसकी इकोनॉमी थी, जो उसकी एग्रीकल्चर था, वो इंडिपेंडेंट था। कब? ब्रिटिश से आने से पहले। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है द फॉस्फेरस इकोनॉमी, ये यही बताता है कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी से आने से पहले जो हमारा देश था वो कैसा था। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी थी उस वक्त ब्रिटिश से आने से पहले का टाइम, उस वक्त हमारी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर का काम करती थी। यानी 85% जो लोग थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे सिर्फ। ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली क्या कहलाती थी, एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती थी। ठीक है, अब इसका थर्ड है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो ब्रिटिश से आने से पहले जो हमारी इंडस्ट्री काम करती थी वो बेसिकली सारी हैंडीक्राफ्ट बेस्ड थी। हैंडीक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर आते थे हैंडीक्राफ्ट के लिए कि हमारे देश, मतलब बाहर देशों से हमारे देश में ऑर्डर आते थे हैंडीक्राफ्ट के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये जो 3 रीज़न थे जिन्होंने हमारी कंट्री को उस समय सोने की चिड़िया बना दिया था। ठीक है, ये 3 कारण थे जो हम रीज़न, जो हम बोलते हैं ना कि एक टाइम में हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया था, तो जो ये 3 कारण हैं, जो ये 3 रीज़न हैं, इन्हीं की वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। क्लियर? तो जो हमने पहले रीज़न पढ़े थे उस कारण की वजह से जो हमारा देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश आए हमारे देश में, उन्होंने हम पे रूल किया था, तो क्या हुआ, उन्होंने स्ट्रेटेजिकल रिस्ट्रिक्ट किया। क्या क्या स्ट्रेटेजिकल रिस्ट्रिक्ट किया? उन्होंने मेजर 3 एरिया, मतलब उन्होंने 3 एरिया पे अटैक किया, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं एक वर्ड डिस्कस करना चाहती हूँ, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म वो सिस्टम होता है जहाँ 2 पार्टी होती है। पहली पार्टी होती है, पहला होता है पार्टी रूल, यानी पार्टी रूलिंग। ठीक है, और सेकंड होता है कॉलोनियल। तो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो पार्टी होती है जहाँ जो रूल्स बनाती है। पार्टी रूलिंग पार्टी वो होती है जो रूल्स बनाती है, और कॉलोनियल वो होती है जो रूल को फॉलो करती है। जो यही सेम रिलेशंस ब्रिटिश और इंडिया के बीच था उस वक्त। ब्रिटिश हमारे लिए रूल बनाते थे और हम क्या करते थे, हम कॉलोनियल की तरह उस रूल को फॉलो करते थे। ठीक है, ठीक है, तो इतना हमने देखा कि जो था रिलेशन पार्टी रूलिंग पार्टी और कॉलोनियल, ब्रिटिश रूल बनाते थे और हम कॉलोनियल की तरह रूल को फॉलो करते थे। तो ब्रिटिश हमारी कंट्री में सारे जो मैटर होते थे, कोई भी मैटर है तो वो कौन हैंडल करता था, ब्रिटिश हैंडल करते थे। ठीक है, वो हमारे ब्रिटिश हैंडल करते थे। उनकी पॉलिसी हमें फॉलो करनी पड़ती थी, क्योंकि
देखो हम कॉलोनियल थे, हमें रूल फॉलो करते थे, वो क्या था, पार्टी रूलिंग पार्टी था, वो पार्टी बनाता था, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉलोनियलिज्म। सो अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी करी ब्रिटिश ने, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेटजी करी ब्रिटिश ने। फर्स्ट था पॉइंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, देखो जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है उसके अंदर ज़मींदारी सिस्टम को एंटर किया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ज़मींदारी सिस्टम को एंटर किया। अब ज़मींदारी सिस्टम के 3 होल्डर होते थे, फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड ज़मींदार एंड थर्ड इज टिलर्स। अब टिलर्स क्या होते थे, जो ज़मीन पर काम करते थे, ठीक है, और एक्सप्लॉय करता था ज़मींदार टिलर्स, मतलब एक तरह के किसान। अब ज़मींदार को तो फिक्स टैक्स देना होता था, अब तो वो जो गवर्नमेंट को टैक्स देती थी तो ज़मींदार किससे लेती थी, टिलर से लेती थी। और टिलर्स को कहीं से भी देना होता था, चाहे वो मरकर दे, चाहे वो कैसे भी दे, चाहे अपनी कुछ बेच कर दे, जो टिलर थे उनको टैक्स देना पड़ता था ज़मींदार को, और ज़मींदार किसको पे करता था, गवर्नमेंट को, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है पॉइंट कम्युनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले जब ब्रिटिश आए नहीं थे तो हमारी जो गवर्नमेंट था, ठीक है, मतलब जो हमारे ग्रोथ थी, जो हमारा मतलब गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे हम, कोई सरकार तो नहीं थी, गवर्नमेंट तो रॉन्ग होगा, पर जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस था उसका जो पर्पस था वो कंजप्शन था। लेकिन जब ब्रिटिश आए उन्होंने फार्मर को फोर्स किया क्या करने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए, मतलब फार्मर करेंगे सेलिंग पर्पस करेंगे, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश ने सेलिंग पर्पस के लिए फार्मर्स को फोर्स किया और फूड क्रॉप से क्रैश क्रॉप में गए। कहाँ से गए, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप में क्या क्या होता था, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, मतलब ये सब जो थे ये रॉ मटेरियल्स थे ब्रिटिश के काम आने के लिए। तो वो फूड क्रॉप्स तो भाई उनमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था ब्रिटिश को, तो उन्होंने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में बोला, फार्मर्स को उन्होंने फोर्स किया कि तुम कैश क्रॉप करोगे, कैश क्रॉप, क्योंकि इससे उनको भी फ़ायदा हो रहा था, ब्रिटिश को भी फ़ायदा हो रहा था, इसीलिए। थर्ड पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर था, ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी। जब ब्रिटिश आए कम्युनलिज्म करने को, उन्होंने कुछ टेक्निक छोड़ी ही नहीं, मतलब वो कुछ टेक्निक लेकर ही नहीं, उन्होंने ये तो बता दिया कि तुम कम्युनलिज्म करोगे, पर कोई टेक्निक ही नहीं थी, ठीक है। अब ये तो फार्मर तो उसके ऊपर डिपेंड थे कि भाई मानसून आएगा तो हमारी क्रॉप अच्छी होगी, मानसून नहीं आया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तो कोई क्रॉप भी अच्छी नहीं होगी, अच्छी खेती नहीं होगी। तो ये हाल था एग्रीकल्चर का उस वक्त। फोर्थ आता है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ब्रिटिश इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे, ठीक है, कुछ भी वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं था, ठीक है। उन्हें अपना रॉ मटेरियल चाहिए था, तभी तो वो बोलते थे कि तुम फूड क्रॉप से कैश क्रॉप करो, क्योंकि उसमें से इंडिगो आएगा, जूट आएगा, कॉटन आएगा, तो उनका रॉ मटेरियल्स आएगा, उन्हें अपना रॉ मटेरियल चाहिए था, उन्हें इन्वेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जैसे आप सबको पता है कि जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने वो हटा दिया, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया उन्होंने, डिस्ट्रॉइंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो बेस फॉर न्यू वन। उन्होंने ये सब कुछ हटा दिया, मतलब इस इंडस्ट्री को ख़त्म ही कर दिया, और उन्होंने कोई न्यू इंडस्ट्री नहीं लगाई। एक तो पुरानी को भी ख़त्म कर दिया, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया, और कोई नई इंडस्ट्री लगाई भी नहीं। सेकेंड आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, जब हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म, मतलब जब हैंडीक्राफ्ट को ख़त्म किया तो उसका इम्पैक्ट आया। उसका इम्पैक्ट ये था कि हैंडीक्राफ्ट वाले जो लोग थे, जो काम हैंडीक्राफ्ट में ही करते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में करते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको सैलरी नहीं मिली, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। सेकेंड है कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने इम्पोर्ट चालू किया। क्या चालू किया, इम्पोर्ट करना चालू किया, ठीक है, अपने ही गुड का, मतलब अपने ही गुड्स का उन्होंने इम्पोर्ट चालू किया और उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट में बेचा।
क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इंडिया वाले तो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उन बेरोजगार हो गए हैं, तो अब वो हमारी चीज़ तो खरीदेंगे ही। ठीक है, तो भाई हमारी भी मजबूरी थी कि हमें खरीदना ही पड़ता। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था, इसलिए जो उनकी चीज़ थी वो भी एक्सपेंसिव हो गई। थर्ड आता है द लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। द लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रिटिश ने कोई भी न्यू इंडस्ट्री नहीं लाई। ठीक है, एक तो पुरानी ख़त्म कर दी और दूसरी न्यू भी नहीं लाई। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब हैवी टूल्स, जहाँ हैवी टूल्स बनता है। ठीक है, जहाँ पे हैवी टूल्स बनता है वो होता है गुड, मतलब गुड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। ठीक है, उनकी एक भी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं मिली थी, मतलब कैपिटल गुड इंडस्ट्री की एक भी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में नहीं मिली थी। फोर्थ आता है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड द लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्री थी नहीं। ठीक है, जीडीपी बहुत कम था, पब्लिक सेक्टर जो था वो ब्रिटिश हैंडल करते थे, तो उन्होंने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए ही, अपने काम के लिए ही क्या क्या बनवाए, रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ये सब उन्होंने किया चालू। पर उन्होंने एक बार भी कभी स्कूल, हॉस्पिटल के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई वो भी बन सकता है। तो चलो हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश ने बुरा करा। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट थे, हाँ थे, ज़रूर थे, पर उन्होंने कुछ हमें चीज़ें अच्छी भी दी है। रोड्स हमें दिए हैं, रेलवेज़ हमें दिया है, कम्युनिकेशन जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम बातचीत कर पाते हैं, वो उन्होंने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही था, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ज़रूर था, बट जो ये था इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही बनाया था। हाँ ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए बनाया, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट अब काम तो हमारे भी आ रहा है ना। ये थोड़ी है कि अब ब्रिटिश ही यहाँ पे हैं या ब्रिटिश ही अपना फ़ायदा उठा रहे। अब तो हम हैं, अब तो कोई इंडिया किसी के उसमें नहीं है। ठीक है, अब तो इंडिया अपनी है। ठीक है, तो था थोड़ा बेनिफिट भी, ये नहीं था नेगेटिव ही था। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस थी पूरे वर्ल्ड में, मतलब हर जगह बहुत ही ज़्यादा वाह हो रही थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की। पर जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एक्सपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे रॉ मटेरियल, ठीक है, और इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स का कर रहे थे। देखो, एक्सपोर्ट तो हम क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे रॉ मटेरियल का, पर जो इम्पोर्ट कर रहे थे वो हम फिनिश्ड गुड्स का कर रहे थे, फिनिश्ड गुड्स का इम्पोर्ट कर रहे थे। सेकेंड, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा था वो सब कुछ मेजर शेयर ब्रिटेन कंट्री का था, और 2-3 कंट्री और थी, चाइना था, श्रीलंका था, पर सबसे ज़्यादा तो फेमस था वो ब्रिटेन ही था। ठीक है, तो हम ये, और जो एक कंट्री थी वो इम्पोर्ट, मतलब देखो ये तो हम इससे इम्पोर्ट करते थे, मतलब उन्हें सामान देते थे। ठीक है, पर जो इम्पोर्ट होता था उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो अपने रॉ मटेरियल, मतलब वो सामान भेज रहे हैं इंडिया में, तो जो वहाँ से सामान आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता था, पर जो हम वहाँ भेज रहे हैं उस पर टैक्स लगाते थे। ये लोग इतने बदतमीज लोग थे, क्या ही बताऊँ, चलो कोई नहीं, इग्नोर। अब थर्ड आता है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, जितना भी देखो, अब जितना भी इंडिया ने काम करा था, ठीक है, जितना भी इंडिया ने करा था वो सारे ब्रिटिश, जितना भी मतलब इंडिया ने काम करा, जितना भी कुछ करा वो सब कुछ ब्रिटिश ने यूज़ किया था। पैसा उसका, इंडिया का पैसा किसने यूज़ किया था, सारा ब्रिटिश ने। ठीक है, मतलब उनके वॉर हुए, उनको वेपन्स लेने हुए तो पैसे हमसे ले लिए, हमारे पैसे दे दिए उन्हें। अपनी आर्मी डिफेंस में कुछ पैसे लगाने थे तो हमसे पैसे ले लिए, उन्हें दे दिए। ठीक है, टू मेक पेमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ ड्रेन ऑफ इंडिया वीक। क्या था ये, द ड्रेन ऑफ इंडिया, द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल, ये था। सो ये हमारे 3 टॉपिक जो थे वो कवर होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट वीडियो का बहुत जल्दी आएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इतना जितना मैंने आज पढ़ाया था। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी आएगा। और अगर आपको MCQs चाहिए तो आपको MCQs भी मिलेंगे, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया। MCQs बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da.